हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, मुझे कई लोगों ने मैसेज लिखा कि उनके पोर्टफोलियो में लॉसेस हो रहे हैं और इसको लेकर वो थोड़ा परेशान हैं। कई तो ऐसे होंगे जिन्होंने शायद पहली बार लॉस क्या होता है वो देख रहे हैं। अगर आप बाजार में देखें तो हो क्या रहा है कि इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो उसमें ज़्यादा गिरावट नहीं दिख रही है, लेकिन अगर इंडेक्स के बाहर का स्पेस देखेंगे, खास करके स्मॉल कैप और मिड कैप में, तो उसमें भारी गिरावट हमें देखने को मिल रही है। और इससे रिलेटेड मैं काफ़ी सारे डेटा आपको पिछले अपने वीडियो में आपके साथ शेयर किया था। तो जिन लोगों के पोर्टफोलियो में मिड कैप ज़्यादा है, स्मॉल कैप ज़्यादा है, उनका वेट ज़्यादा है, तो उनके पोर्टफोलियो अब लॉसेस में आ रहे हैं। हमारा बुल ट्रैक का पोर्टफोलियो अभी भी प्रॉफिट में चल रहा है, क्योंकि हमने जो है लार्ज कैप और स्मॉल कैप दोनों का कॉम्बिनेशन किया था और ज़्यादा वेट हमने लार्ज कैप को दिया था। दोस्तों, मार्केट में सबसे पहले स्मॉल कैप और मिड कैप में ही गिरावट होती है, क्योंकि अगर इंडेक्स में एफआईआईज या डीआईआईज सेलिंग करना शुरू कर देंगे तो इंडेक्स तो गिर जाएगा, फिर वो माल बेच ही नहीं पाएंगे। तो उनका जो पहला जो स्ट्रैटेजी होती है कि इंडेक्स को संभाल के रखो और जो नॉन इंडेक्स के स्टॉक्स हैं उनको पहले निकालो। अगर आप एफआईआईज की फिगर्स को ट्रैक कर रहे हैं, और हमने वो सारे फिगर्स आपको अपने पिछले वीडियोस में भी शेयर किया, तो वो लगातार सेलिंग कर रहे हैं और अपनी वो सेलिंग की स्पीड को अब बढ़ा रहे हैं। सो दोस्तों, अगर आपका पोर्टफोलियो लॉस दे रहा है तो आपको क्या करना चाहिए, मैं आपके साथ 4 सिंपल स्टेप्स शेयर कर रहा हूं जिसे आप कंसीडर कर सकते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि आपको अपना जो व्यू है वो लॉन्ग टर्म का रखना पड़ेगा, यानी कि मिनिमम 3 ईयर्स। अगर आप इस माइंडसेट के हैं कि मैं अभी पैसा लगाता हूँ और 1 साल में मेरे डबल हो जाएंगे या 50% बढ़ जाएंगे, तो ये वक्त वो नहीं है। तो अपना व्यू लॉन्ग टर्म का रखिए। दूसरी चीज़ ये है कि अपने पोर्टफोलियो से जो है मिड कैप और स्मॉल कैप्स को प्रॉफिट बुक करिए या माइनर लॉस पे निकलिए। अगर आप मिड कैप और स्मॉल कैप को होल्ड करना चाहते हैं तो आपको उस पर जो है बिलीफ होना चाहिए कि ये कंपनी अच्छी कंपनी है और आप उसके बिजनेस मॉडल को और उसके ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स को समझते हैं, तभी आप जो है मिड कैप में इसको कंटिन्यू करिए। देखिए दोस्तों, मैं अपने पास्ट एक्सपीरियंस की बेसिस पर आपसे शेयर कर रहा हूँ कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप्स होते हैं इसमें काफ़ी ज़्यादा गिरावट होती है। जब बाज़ार में क्रैश होता है तो आमतौर पर देखा गया है कि जो लार्ज कैप होते हैं वो 30 से 50% तक गिरते हैं, जनरली स्पीकिंग। कई नहीं गिरते हैं और कई से ज़्यादा भी गिरते हैं, लेकिन अगर एवरेज देखेंगे तो 30 to 50% तक का रहता है। और अगर आप मिड कैप देखें तो वो 60 to 70% तक गिर जाते हैं, और अगर आप स्मॉल कैप देखें तो 80-90% तक गिर जाते हैं। नाउ मैं ये नहीं कह रहा कि आपके सारे मिड कैप स्मॉल कैप 60-70% गिर जाएंगे, मैं आपके साथ पास्ट का डेटा शेयर कर रहा हूं और आप खुद भी जाकर इसे चेक कर सकते हैं। तीसरी चीज़ ये है कि आप अपने एक कैश का पूल बना के रखिए। आपके पास अगर कोई सरप्लस इनकम है तो आप उसे भी रख सकते हैं। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो से कुछ स्टॉक्स को बेचकर भी उस कैश को रिजर्व में रख सकते हैं, तो उस कैश को आप संभाल के रखिए। और जब अगर बाजार में बड़ी गिरावट होती है, और गिरावट का मतलब 5-10% की बात मैं नहीं कर रहा हूं, अगर 25-30% की गिरावट हमें देखने को मिल सकती है, तो हमें उस पूल का यूज़ करके क्वालिटी जो है लार्ज कैप्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। और जो चौथी चीज़ ये है कि आप आईटी और हेल्थ केयर इन सेक्टर्स में जो है अपनी पोजीशन को बनाए रख सकते हैं। और इसमें से रिलेटेड जो हमारे फेवरेट स्टॉक्स हैं वो मैंने अपने पास्ट के कई वीडियोस में आपके साथ शेयर किया है, आप उन्हें कंसिडर कर सकते हैं। तो ये वो सेक्टर्स हैं जिन पर मैं अभी भी बुलिश हूँ। बेशक इसमें अगर मार्केट गिरेगा तो करेक्शन हो सकता है, लेकिन इसमें रिकवरी भी फास्ट होगी, क्योंकि ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिसमें बिजनेस प्रॉस्पेक्ट्स काफ़ी अच्छे हैं और इसमें अभी भी जो है इन्वेस्टर्स का पैसा आ रहा है। अब दोस्तों, यहाँ पर मैं आपसे एक और चीज़ शेयर करना चाहता हूँ कि जब हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होते हैं तो हमें मेंटली इस बात के लिए प्रिपेयर्ड रहना चाहिए कि हमारे जो स्टॉक्स हैं जिन्हें हमने केयरफुली स्टडी करके चूज़ किया है और हम बिलीव करते हैं उनके प्रॉस्पेक्ट्स पर और उनके बिजनेस मॉडल पर, तो हमें इस बात के लिए भी मेंटली तैयार रहना चाहिए कि उसके प्राइजेस 50% तक गिर सकते हैं। उसके लिए हमें मेंटली तैयार रहना चाहिए। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा वॉरेन बफेट कहते हैं। तो आइए अब इस बारे में बात करते हैं कि बाजार में कितनी गिरावट हो सकती है। दोस्तों, मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में आपके साथ शेयर किया
तो इस वक्त जो है दो सबसे बड़े जो कंसर्न्स है मार्केट के लिए वो है फियर ऑफ रेट हाइक और क्रूड प्राइस। ऑफ कोर्स अभी एक ग्लोबल टेंशन भी हो रहा है यूक्रेन और रशिया का, वो कैसे स्पैन आउट होता है कह नहीं सकते, लेकिन उसकी वजह से भी क्रूड के जो ऑयल के प्राइसेस जो हैं वो बढ़ रहे हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फियर है वो है रेट हाइक का, जिसकी वजह से मार्केट में बौखलाहट है और FIIs अपना माल जो है बेचकर सेफ्टी की तरफ जा रहे हैं और बॉन्ड्स में पैसा लगा रहे हैं। अब फेड कब रेट बढ़ाने वाला है, मैंने आपके साथ शेयर किया कि मार्च में उनकी मीटिंग होगी और वो डिसाइड करेंगे कि रेट कितने बढ़ेंगे। ये बात तो सर्टेन है कि रेट्स बढ़ेंगे, लेकिन कितने बढ़ते हैं और उसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो जो ज़्यादातर जो एनालिस्ट लोग का मानना है कि ये रेट हाइक जो अगला होने वाला है वो 0.25 से 0.5% के बीच में होगा। अगर 0.25 का रेट हाइक होता है तो ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है, इट इज़ ऑलरेडी इन द प्राइस, तो उसका कुछ खास बाज़ार में फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर 0.5% का होता है या उससे ज़्यादा होता है तो उसका बाज़ार में हमें एक नी जर्क रिएक्शन देखने को मिल सकता है। तो कितना बाज़ार गिर सकता है, देखिए इस वक्त अभी के अगर हम ये मान के चलें कि 0.5% से नीचे का रेट हाइक होगा, इसको अगर हम मान के चलें तो कई एनालिस्ट लोग का ये कहना है कि बाज़ार में 5 to 7% की गिरावट हो सकती है। अगर आप निफ्टी के चार्ट्स को देखेंगे तो इस वक्त 17,000 जो 16,800 से 17,000 का जो लेवल है यहाँ पर काफ़ी सपोर्ट है और इस सपोर्ट से मार्केट कई बार रिबाउंड किया है, तो ये क्रूशियल सपोर्ट है। और अगर ये सपोर्ट टूटता है तो इस बार हम जो है मल्टी मंथ के लो लेवल्स देख सकते हैं और ये सारा कुछ डिपेंड करेगा कि रेट हाइक्स कितने होते हैं। तो अगर 0.5 या 0.5% से ऊपर का रेट हाइक मार्च में होता है तो हम देख सकते हैं कि बाज़ार 17,000 से नीचे जाएगा। अभी भी इस बात के साइंस नहीं है दिख रहे हैं कि बाज़ार में बहुत बड़ी गिरावट होगी, क्योंकि जब तक लार्ज कैप में सेलिंग नहीं होगी, वो डेटा हमें नहीं दिखेगा, तब तक हम ये नहीं मान सकते कि बाज़ार में बड़ी गिरावट होगी। दोस्तों आइए अब इस बारे में बात करते हैं कि कई लोग कहते हैं कि अब हमें FIIs की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रिटेल और रॉबिनहुड्स इतने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो अपने दम पर बाज़ार को खींचकर ऊपर तक ले जा सकते हैं। दोस्तों अगर आप दुनिया भर के मार्केट्स के बुल रन और बेयर रन को स्टडी करेंगे तो पाएंगे कि ऐसा मौके हमें दिखते हैं जहाँ पर रिटेल और रॉबिनहुड्स बहुत ज़्यादा जो है फोर्सफुल होते हैं और उन मार्केट में बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं, लेकिन वो जो ड्यूरेशन होती है वो कुछ हफ्ते से कुछ महीने तक की होती है। और अक्सर ऐसा देखा गया है कि जो बुल रन के पीक में वो सबसे ज़्यादा पावरफुल होते हैं और उसके बाद उनका दम कुछ निकलता हुआ दिखता है। तो इससे रिलेटेड मैं आपके साथ दो डेटा पॉइंट्स को शेयर कर रहा हूँ। पहला ये कि इस वक्त अगर आप NSE स्टॉक्स में देखेंगे तो रिटेल की जो ओनरशिप है वो सबसे ज़्यादा लेवल पर है और इस वक्त अगर आप देखें तो ऑल टाइम हाई लेवल पर है। 7.3% की ओनरशिप है उनकी निफ्टी 50 के स्टॉक्स में और करीब 19 लाख करोड़ का उनका इन्वेस्टमेंट है। तो जो है बेशक वो अपनी पावर दिखा रहे हैं, लेकिन अब जो है उनकी जो पावर है वो घटती हुई दिख रही है और इससे रिलेटेड मैं एक और डेटा आपके साथ शेयर करूंगा। और जब आप देखें कि रिटेल की ओनरशिप बढ़ रही है NSE के स्टॉक्स में और इंस्टीट्यूशंस की घट रही है, तो ये हमें क्या बताता है? ये बताता है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना माल रिटेल को चेप कर निकल रहे हैं। और जो दूसरा डेटा पॉइंट मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं वो ये कि जो रिटेल और रॉबिनहुड की जो एक्टिविटी है उसमें अब हमें डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। हमने नवंबर में भी देखा कि वहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है और दिसंबर में भी देखा कि वहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है। इनफैक्ट अगर हम दिसंबर के डेटा की बात करें तो कैश सेगमेंट में करीब 13.9% की गिरावट हुई है जो रिटेल के बाइंग सेलिंग एक्टिविटी में, यानी कि वो कम खरीद बेच कर रहे हैं और गिरावट भी सिग्निफिकेंट है 13.9%। और डेरिवेटिव्स में भी हमें वही पैटर्न देखने को मिल रहा है, तो करीब 7% की गिरावट हुई है उनके एक्टिविटी में। तो नवंबर और दिसंबर में जो डेटा अवेलेबल है वो ये बता रहा है कि उनकी एक्टिविटी में कमियां आ रही हैं, यानी कि एक तरीके से उनका जोश निकलता हुआ दिख रहा है। तो दोस्तों रिटेल ज़्यादा पावरफुल है, FI ज़्यादा पावरफुल है, और कौन ज़्यादा पावरफुल साबित होगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये जो वक्त है दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा कॉशियस रहने का वक्त है, क्योंकि आने वाले वक्त में काफ़ी अनसर्टेनिटी है, क्या होने वाला है किसी को नहीं पता। और अगर फेड कुछ अनएक्सपेक्टेड करता है तो वो बाज़ार के लिए काफ़ी ज़्यादा
घातक होगा। तो दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या रिटेल FII से ज़्यादा पावरफुल साबित होगा? आपको क्या लगता है आने वाले वक्त में क्या हो सकता है? आपका व्यूज़ जानने के लिए मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहाँ पे ख़त्म कर रहा हूँ। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया, और पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम दोस्तों। मैं जल्दी ही आऊँगा एक और नए वीडियो के साथ।